मायावती जी का नाम सुनकर अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनकी हनक उनके सामने आईएएस कांपते थे। जब वहाँ देखती थी तो बस गर्दन उनकी ऊपर नहीं उठती थी। भरी मीटिंग में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी थे वो भी कांपते थे बहन जी के सामने। उनके सामने सब नतमस्तक रहते थे। और बड़े बड़े अधिकारी हों या बड़े नेता हों, शायद ही कोई ऐसे गर्दन उठाकर उनके सामने आमने सामने आंखों में आंख डाल के बात कर पाए। अक्सर कभी कोई क्रिटिकल इशू आता था, अगर फ़ोन मिलाया जाए तो बहन जी तत्काल रिस्पॉन्ड करती थी। मैंने सीधा बहन जी के लिए फ़ोन लगाया और क्या आरोप क्या है। मैंने कहा जी इन्होंने एक्शन को और उसको बंद कर लिया था, इन्वेस्टिगेशन हुई है, बात सत्य है। मैंने कहा अभी तो महानगर अध्यक्ष हैं ये वहाँ के, उन्होंने इनको जेल भेजिए। तो गाँव में आप देखेंगे अचानक हेलीकॉप्टर उतरता था और वो तभी पता चलता था 1 घंटा पहले कि कहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा। अच्छा। हाँ, तो पहले कई गांव और ये सब तैयार किए जाते तो किसी भी गांव में हेलीकॉप्टर उतर सकता था। सर, आप मायावती जी के संपर्क में कब आए और कब से वो आपको बेहतर अधिकारी मानने लगी? बहन जी का और हमारा जो साथ है वो काफ़ी पुराना रहा। जी। जब हम पुलिस सर्विस में आए तो ट्रेनिंग के बाद मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग था गाज़ियाबाद। जी। तो वहाँ अक्सर चर्चा चलती थी। उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय मुलायम सिंह जी। अच्छा। हाँ, लेकिन बहन जी को कहते थे सुपर सीएम। ओह! उस समय इनका जो रुतबा था हाँ। वो सुपर सीएम का माना जाता था। हुँ। और शायद ही कोई अधिकारी ऐसा होगा कि जो उनकी बात को गिरा सकता हो उस समय। मिली-जुली सरकार थी। मिली-जुली सरकार। हाँ। लेकिन उसके बाद जो मेरा पहली बार जब आमना-सामना उनसे हुआ, तो हुआ मेरी पोस्टिंग हुई एसपी बागपत के रूप में, मेरा पहला चार्ज था। जी। और जिला भी नए-नए जिले बन रहे थे उस समय, तो बागपत को जिला बनाया गया था और उसमें पहला ही चार्ज मुझे मिला। जी। तो उससे अगले दिन माननीय बहन जी को आना था उद्घाटन के लिए, जिले का उद्घाटन करना था। सीएम हो गई थी। हाँ, सीएम हो गई थी। और उसके बाद जब जिले के उद्घाटन के लिए आई हेलीकॉप्टर से वहाँ, तो मुझे व्यवस्था के लिए अगले दिन ही रवाना कर दिया गया। श्री विक्रम सिंह थे हमारे डीआईजी रेंज मेरठ में, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से पहुंचिए, ज्वाइन कीजिए तुरंत। मैं क्योंकि मेरठ में ही मेरी पोस्टिंग थी उस समय इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में, तो वहाँ से मैंने जाकर सीधा ज्वाइन किया और अगले दिन ही तैयारी करने, सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की वहाँ पर लैंडिंग हुई और वहाँ डीएम भी पहुँच चुके थे और हमने रिसीव किया। तो उसके बाद उनका वहाँ उद्बोधन हुआ था और उद्बोधन यही था कि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी है, गरीबों के लिए उनकी सुनवाई होनी चाहिए, जो पुराने मुकदमे हैं उनमें तेज़ी से निस्तारण होना चाहिए। तो ये प्रायोरिटी एरियाज़ थे उनके उस समय। और तभी हमने वहाँ कार्रवाई शुरू की। काफ़ी जो बागपत में माना जाता था, कई ऐसे नोटोरियस गैंग थे जो चलते थे वहाँ। रमाला क्षेत्र के कई थे, राजवीर रमाला का नाम सुना होगा। और आसपास कई सारे ऐसे जो अभी बाद में सरिया गैंग और इस तरह के वो बन गए जो किडनैपिंग करते थे। तो ये सब उस समय इन पे बड़ी कठोर कार्रवाई हुई। कई बदमाशों का उस समय एनकाउंटर भी हुआ। एक 50,000 का एक इनामी था, उसका एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद लगा कि वहाँ क्राइम काफ़ी कंट्रोल में आ गया। हालांकि फोर्स की उस समय काफ़ी दिक्कत रहती थी। बागपत में बड़े सीमित संख्या में कर्मचारी थे और तुरंत ही फिर लोकसभा का चुनाव आ गया था। तो वहाँ जो बहन जी के शासन की हनक थी वो पहली पहुँच गई थी और लोग ये मानने लगे थे कि अब पुलिसिंग में सुधार आएगा। और वास्तव में आया भी, क्योंकि मेरठ पहले बहुत बड़ा जिला हुआ करता था और उसकी सबसे ज़्यादा ट्रबलसम जो तहसील थी वो बागपत और बड़ौत थी मानी जाती थी, और यही दोनों उसमें आ गई थी। हाँ, तो दोनों में काफ़ी इसमें क्लोज जो हम लोगों ने सुपरविजन रखा, तो पुलिसिंग में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सुधार आया। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। आज भी मेरे पास काफ़ी लोग हैं जो बागपत से मिलने के लिए, बातचीत करने और लगातार संपर्क में रहते हैं। तो सब इस बात को आज भी मानते हैं कि हाँ, एकदम एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था उस में। इलेक्शन के टाइम में भी हमने सीमित फोर्स के साथ इलेक्शन जब कराया तो वहाँ माना जाता था कि वहाँ चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के सिवा कोई नहीं जीत सकता। लेकिन उस बार पहली बार चौधरी अजीत सिंह की हार हो गई थी और पहली बार किसी ने सोचा था कि वहाँ वोटिंग 48% भी हो सकती है, कोई सोच नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ बूथ कैप्चरिंग और इसके लिए नोटोरियस माना जाता था वो क्षेत्र। लेकिन काफ़ी बड़ा चेंज आया। तो तब से बहन जी से मिलना जुलना था और उसी समय मैं पहली बार एक बार मिलने के लिए वहाँ पर दिल्ली में हुमायूं रोड पर रहते थे, तो मान्यवर कांशीराम जी से मेरी भेंट हुई वहाँ पर।
हालांकि मान्यवर कांशीराम जी से मैं इससे पहले भी मिलता रहता था। अच्छा। क्योंकि जब मेरी पहली सर्विस थी इंडियन एयरलाइंस में, तो इंडियन एयरलाइंस में जब भी मान्यवर कांशीराम जी वहाँ से ट्रैवल करते थे तो अक्सर उन्होंने बाम सेफ संगठन एक चलाया हुआ था जिसमें सरकारी कर्मचारी भी थे, तो हम भी उसके मेंबर थे। तो बाम सेफ में हम रहे, तो मान्यवर से हमारी मुलाकात होती रहती थी। तो उसके बाद जब एज एसपी पहली बार मैं मिलने गया तो बहन जी भी वहीं थी। अच्छा। उस समय तो मान्यवर कांशीराम जी से तो बहन जी ने ही परिचय कराया। हालांकि मान्यवर जानते थे पहले, उन्होंने कहा कि नहीं मैं जानता हूँ इनको पहले ही, और अच्छा बढ़िया काम कीजिए। तो यही काफ़ी प्रेरित करते थे। उसके बाद में भी सरकारों का आना जाना रहा, क्योंकि वो 6-6 महीने की सरकार थी। आपको पता होगा कि 6 महीने बहन जी और 6 महीने फिर माननीय कल्याण सिंह जी उसके बाद मुख्यमंत्री बने। तो वहाँ से मेरा स्थानांतरण हो गया था और उसके बाद मुझे भेज दिया गया था फिर एसपी प्रतापगढ़ के पद पर। तो वहाँ अब सरकार बदल चुकी थी, अब बीजेपी की सरकार थी और वहाँ भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन बहन जी से फिर उसके बाद जो क्लोज हमारा इंटरेक्शन शुरू हुआ वो 2007 में जब फुल फ्लेज्ड जब सरकार आई, तो उसके बाद पोस्टिंग जो होनी हुई शुरू हुई, तो पता चला मेरी पोस्टिंग एज एसपी नहीं हुई। मैं जबकि सीबीसीआईडी में मैं उस समय तैनात था, कुछ ही दिन हुए थे वहाँ पोस्टिंग के, और मैंने देखा कि लिस्ट निकल रही है लेकिन हमारा कहीं एसपी नाम पे कोई वहाँ पर हुई नहीं, कोई नियुक्ति नहीं हुई। तो मैं पहली बार फिर अपनी पोस्टिंग के लिए सिलसिले में बहन जी से मिलने के लिए गया। लाइन लगी हुई थी, सब लोग बधाई देने के लिए, आईपीएस आईएएस बहुत सारे लोग लगे हुए थे वहाँ लाइन में, तो हम भी जाके लाइन में लग गए क्योंकि समय मिला नहीं था। तो वहाँ मैंने देखा वहाँ सब थे। हाँ, उस समय जो पूनिया जी थे, हाँ, वो उनके प्रमुख सचिव थे और भी अधिकारी काफ़ी सारे वहाँ पर थे, तो उनकी प्रेजेंस में। लेकिन मैंने जाकर फिर अपने बारे में उनको बताया कि मैं एसपी बागपत रखा था आपने, और तो उन्होंने कहा कि आपकी पोस्टिंग तो मैंने कर दी। तो मैंने कहा बहन जी मेरी तो नहीं हुई पोस्टिंग। क्या लगा आपको मेरठ भेजा ना? मैंने कहा बहन जी मेरठ में तो विजय प्रकाश की पोस्टिंग हुई है। तो इसका मतलब मुझे लगा कि ना वो विजय प्रकाश को जानती थी ना प्रेम प्रकाश को जानती थी उस समय नाम से। लेकिन उन्होंने फिर बाद में कहा कि वही नोट करा दिया कि आपको मुरादाबाद जाओगे? ठीक है जी मुरादाबाद कर दीजिए। तो उन्होंने मुरादाबाद, लेकिन मुरादाबाद ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुकी थी तो उनको रोका गया वहाँ अधिकारी को, मुझे वहाँ पर भेजा गया। उसके बाद मुरादाबाद काफ़ी सक्सेसफुली चलाया, काफ़ी बीच में 1-2 दौरे हुए। बहन जी की उस समय आपने देखा होगा मीटिंग्स बहुत हुआ करती थी। वो डीएम एसपी और पूरे फील्ड के अफसर्स को लगातार सबको एक साथ बुलाकर मीटिंग करती थी, और उसके बाद वो मीटिंग कुछ लोगों को बहुत भारी लगती थी और कुछ लोगों के लिए वो लगता था कि बस इस मीटिंग के बाद जो काफ़ी सारे विकेट्स गिरेंगे। तो ये सब उसके लिए मामले उनके सामने, लेकिन वो पूरी भरी मीटिंग में काफ़ी लोगों को जो है क्रिटिसाइज भी करती थी, हिदायतें भी देती थी। तो ये वो दौर था कि बड़ा एक एक चीज़ पर, एक एक घटनाओं पर निगाह रखी जाती थी। और आपने देखा होगा उस समय एक कल्चर चला पट्टी का, जो आपके मीडिया चैनल में मैं देखता हूँ, अगर एक बार पट्टी चल गई किसी जिले की तो इतनी जगह से फ़ोन आ जाते थे कि फिर कोई भी एसपी है डीएम उसकी आफत आ जाती थी। तो उस तरह का एक कंट्रोल रहता था उस समय। उसके बाद खैर मुझे फिर मौका मिला मेरठ के लिए। अचानक मेरा ट्रांसफ़र आया कि आपको मेरठ, और मुझे आपके साथियों ने, पत्रकारों ने ही बताया कि आइए सर स्वागत है मेरठ में। मैं क्या हुआ, कह रहा आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। मैंने ऐसा तो कुछ आया नहीं। कह लगे नहीं, यहाँ पर अभी वो हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब ने जो अनाउंस कर दिया कि आप आ रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे बड़ा ताजुब लगा कि 1-1.5 साल में, क्योंकि आजकल जिस तरह स्टेबिलिटी थी बीजेपी के टाइम में, तो उस तरह की उस समय आप देखते थे फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो जाते थे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहाँ एक दंगा हो गया था मावाना में और डीएमएसपी को हटा दिया गया था। तो उसके बाद हाँ मेरठ, तो उन्होंने कहा आप तत्काल ज्वाइन कीजिए। मैंने डीजीपी साहब से अनुरोध किया कि साहब मेरठ मैं जाना नहीं चाहता। क्यों, मेरठ तो बहुत अच्छा ज़िला है और ये आप जाइए वहाँ पर, क्यों नहीं जाना चाहते? मैंने कहा सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी आसपास रिश्तेदारी बहुत है। मेरठ में मेरी कम से कम 50 रिश्तेदारी हैं। मैं वहाँ अच्छी मतलब सही तरह कंफर्टेबली काम नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा अरे नहीं, आपको ज़्यादा, डीजीपी साहब जो कहते हैं कि आपको बात करनी है, तो ये विक्रम सिंह साहब थे उस समय डीजीपी, उन्होंने कहा आपको बात करनी है, बहन जी से बात कर लीजिए। हालांकि मैंने बात की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जाइए, वो जब बहन जी से बात कर लिया। हाँ। क्या कहा? तो उस समय बहन जी से बात करने के लिए मैंने देखा कि कभी मुरादाबाद में भी अक्सर कभी कोई क्रिटिकल इशू आता था, अगर फ़ोन मिलाया जाए तो बहन जी तत्काल रिस्पॉन्ड करती थी।
अच्छा, अधिकारी हाँ, ये इस मामले में जो है बहन जी की तत्परता, हम्म, उनका ये कि फ़ोन में, ये मुरादाबाद में भी एक खास मामला बताऊंगा हम्म, कि एक बार एक आए नेताजी मिलने के लिए हम्म, और उनका वारंट जारी था। हम्म, वारंट जारी किस बात का था कि उन्होंने बंधक बना लिया था बिजली विभाग के एक्शन को और उनकी पूरी टीम को। हम्म, वो मीटर की चेकिंग करने गए थे हम्म, और उनको वहाँ पर बंधक बना लिया। हम्म, मुकदमा कायम था। हम्म, वो उसके बाद भी मुझसे वहाँ पर मुझे पता चला सिफारिश कर रहे थे। हम्म, अब उनको मैंने कहा कि ठीक है, आप बताइए पूरा मामला क्या है। तो वो आ गए वहाँ। हम्म, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बीएसपी के लिए काम किया है, मैंने तो यहाँ इलेक्शन लड़ाया है, वहाँ किया है। अब मैं बड़ा दुविधा में पड़ गया कि इसका अब ये वारंट है, अब क्या किससे मैं इंस्ट्रक्शंस लूँ, क्या करूँ कि ये जो है अब ये कह रहे हैं कि मैं इस पार्टी में हूँ, तो हो सकता है कि ये वो भारी ना पड़ जाए कि ये मामला कि इस तरह से जो बीएसपी के नेता को कैसे पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि अब इसमें शायद और कहीं से कमांड लेनी, उनको भी जो है मुसीबत में डालना होगा, और वो भी कोई ऐसे क्लियर नहीं बताया। मैंने सीधा बहन जी के लिए फ़ोन लगाया, तो मेरी बात हो गई। मैंने पूछा कि भाई कि बहन जी ये इस तरह से बता रहे हैं और क्या आरोप क्या है। मैंने कहा जी इन्होंने एक्शन को और उसको बंद कर लिया था और इसमें बिल्कुल वारंट जारी है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, बात सत्य है। कौन है ये? मैंने कहा अभी तो महानगर अध्यक्ष हैं ये वहाँ के मुरादाबाद के। उन्होंने इनको जेल भेजी। तो तुरंत उनको गाड़ी में बिठाया, जिलाधिकारी जी के यहाँ वो पूरी टीम बैठी हुई थी बिजली वालों की, और एक बार कंफर्म कर लें। तो वहाँ पर मैं उनको ले गया। मैंने कहा डीएम साहब से मैंने बताया कि ये जो इस तरह से ये उसके वांटेड क्रिमिनल है, और ये सब चीज़ उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि साहब देखिए सरकार बदल गई है, इतना टाइम हो गया लेकिन इनके जो क्रिमिनल आज तक नहीं पकड़े जा रहे। मैंने कहा ये है, ये पकड़ लिए गए, उनको भेजा गया, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा, और उसके बाद में वो आज तक याद करते हैं कि किसी ने इस तरह से बातचीत करके और तुरंत ही जो डिसीजन लेकर उनको जेल भेज दिया था। बाद में वो मंत्री भी बने अगली सरकार में। उन्होंने कई बहुत सारे आरोप भी लगाए, उन्होंने तरह तरह के मंच से भी जो है, लेकिन बाद में वो सब झूठ था। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे नाखून खींच दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। केवल उनकी गिरफ्तारी की गई थी, उनको जेल भेज दिया गया था। जेल में भी जब मैं विजिट करता था तो उनको खास तौर पर देखता था, मुझे पता चलता था कि वहाँ काफ़ी लोग उनके मेंबर्स वहाँ पर उनके आसपास के आ जाते थे और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में थे। तो इस तरीके से बातचीत होती रहती थी अक्सर। जब भी कोई क्रिटिकल इशू आता था तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए उसमें फ़ोन कर देते थे, तो उसका बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि जो मुरादाबाद है वो कम्युनली सेंसिटिव शहर है। उन्होंने एक प्रश्न जरूर मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि आपने ये आकलन कर लिया, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जैसे बताते हैं कि कम्युनली सेंसिटिव है, दंगा तो नहीं हो जाएगा इसकी गिरफ्तारी से? तो मैंने कहा कि नहीं बहन जी आप निश्चिंत रहिए, हमने पूरी फोर्स का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दिया, डीएम से मैंने बात कर ली है, और जो दंगा नियंत्रण स्कीम की ड्यूटीज़ हैं वो लगा दी गई हैं। अगर कोई इसका कोई फॉल आउट होता, कुछ होता तो हम कंट्रोल करेंगे। कुछ नहीं हुआ। शांतिपुरा वो बड़े नेता थे वहाँ के, आज भी काफ़ी नाम है, आप याद करोगे तो लोग बताएंगे इस इंसिडेंट को। साथ ही एक नेता की और गिरफ्तारी हुई थी, वो भी बाद में बहुत बड़े नेता बने, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए। हाँ, आपने गिरफ्तार? हाँ, उनको भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया। वो भी कुख्यात थे कि वो अफसरों को पकड़ के अपने यहाँ पर पता चला कि रस्से से बांध देते थे। अच्छा। तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई। हालांकि बाद में उसमें क्या हुआ? उसमें वो अधिकारियों को अक्सर पकड़ के वहाँ पर बिठा के उनको जो है पता चला कि उनको जो है टॉर्चर करते थे। और मुझे पता चला कि इनके साथ उनके खिलाफ भी एक केस कायम था, और वो भाग रहे थे। भागते हुए उनको बैराज के पास से गिरफ्तारी की गई, उन पे गैंगस्टर लगाया, तब तो उनका भी बहुत बड़ा नाम था। और बाद में याद भी मैं एडीजी जोन जब वहाँ पर पहुँचा, तो तब वो वहाँ पर सिटिंग एमपी थे वहाँ के। अच्छा। तो काफ़ी रही आपस में, लेकिन शिकवा गिलाते दूर किए गए। बताया कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वो तो होती है, और बहन जी को तो आप जानते हो, उनके टाइम में कोई भी चाहे फिर बदमाश है तो कोई भी है, तो उस समय तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। पार्टी का हो कुछ, वो तो पार्टी वालों के, पार्टी वाले बहुत लोग थे ऐसे। उस समय जो पार्टी के भी लोग थे, ऐसे कई मंत्री थे। मैं एक बहुत ही आपको ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि शायद जो कम लोगों को जानकारी होगी। मैं डीआईजी रेंज झांसी के पद पर काम कर रहा था, तो मेरे पास सचिव साहब का फ़ोन आया। उस समय हमारे आईपीएस के सचिव लगने शुरू हो गए थे। बहन जी ने एक नई परिपाटी शुरू की थी कि पहले आईएएस हुआ करते थे केवल, लेकिन आईपीएस अधिकारी थे श्री विजय सिंह जी। उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि प्रेम प्रकाश तुम्हारा नाम लखनऊ के लिए लिया जा रहा है, और हो सकता है बहन जी का फ़ोन आए तो अलर्ट रहिएगा।
वो मैंने देखा थोड़ी देर में बहन जी का फ़ोन ही आ गया मेरे फ़ोन पर। तो उन्होंने कहा, हाँ भाई आप कहाँ पर हो? मैंने कहा बहन जी मैं उनको देखना आया था, एक यहाँ पर एक झगड़ा हो गया था तो उससे देखने के लिए आया था। तो कहने लगे भाई मैंने आपको जो है लखनऊ के लिए मैं एसएसपी बना रही हूँ और आप आएंगे सीधे मुझसे आके मिलिए पहले, आप उसके बाद ज्वाइन करेंगे। तो मैं गया मिलने के लिए जैसा कि आदेश हुआ था। तो वहाँ जब मिले तो उनका एक ही था कि देखिए यहाँ लखनऊ में कई इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं, बड़ा एम्बेरसमेंट होता है। कभी एनआरएचएम का, कभी डॉक्टर का, कभी जेल का, तरह तरह के कांड हुए हैं। अब आपको जो थोड़ी सख्ती करनी होगी यहाँ पर। और ये सुनिए, आप, मेरी पहली शर्त ये है, आप किसी मंत्री से यहाँ मिलने नहीं जाएंगे। आप कोई बात होगी, कोई इंटेलिजेंस वाली बात होगी, आप डायरेक्ट मुझसे शेयर करेंगे। तो ये बहुत बड़ी ताकत थी। उसके बाद फिर संभवतः आप पूछेंगे, बहुत सारे माननीय मंत्रीगण भी इस बात का, वो उनको शिकायत रहती थी कि जी हमारी सरकार में हमारी नहीं चल पाती है। कई बार लोगों ने, जो बड़े कद्दावर मंत्री थे, बहुत लोग नाराज रहते थे, जो बिल्कुल, जो बहन जी का उनको बिल्कुल क्लोजेस्ट लोग बताते थे, जो बाद में आज वैसे उनमें से पार्टी में शायद ही कोई है, वो सब अलग अलग पार्टियों में नजर आते हैं। तो उन्होंने जितना भी, उन्होंने जिस तरह की ताकत दी, तो हमने भी फिर वहाँ बदमाशों पर, बाकी लोगों पर सख्त कार्रवाई की, जो आज भी एक मिसाल बन गई। और उसी चीज़ के लिए बहन जी की हनक जो है जानी जाती है। अच्छा, वो दैनिक जागरण वालों के साथ क्या हुआ? तो कहा जाता है बहुत आपने दौड़ा दिया था। नहीं, वो एक इंसिडेंट था, इंस्पेक्टर के साथ हुआ था। उन्होंने रात में 3 बजे के दौरान, एक पार्टी चल रही थी और वहाँ शोर शराबा हो रहा था, तो इंस्पेक्टर ने वहाँ चेक कर लिया। वो ये बात नागावारा गुजरी, काफ़ी कद्दावर लोग थे वहाँ के। उन्होंने वहाँ पर सुना, उनके साथ हाथापाई कर दी इंस्पेक्टर के साथ। इंस्पेक्टर भी बहुत ही तेज़ तर्रार थे। उन्होंने लाके वो सारे लोगों को बंद करके और उसके बाद ले जाने लगे। तो मेरे पास फ़ोन आने लगे, लेकिन मुझे इन्फॉर्म, मैं अक्सर मॉनिटरिंग लगातार करता था। तो उसके बाद पता चला माननीय सांसद जी आ गए, जो कि दैनिक जागरण के उस समय मालिक थे। वो जाने नहीं दे रहे थे पुलिस को। तो मैंने उनको साइड में करके, आप इनको जाने दीजिए, जो भी करना बाद में बात होगी, थाने आ जाइए। थाने जाकर बात हुई, खैर वो मामला रफा दफा हुआ, लेकिन उसमें बहुत प्रेशर आया फिर बाद में। वो मुकदमा उसमें इंस्पेक्टर ने कायम कर दिया था, लेकिन फिर वो बाद में मुकदमा वगैरह वो क्वैश कराना पड़ा, और फिर वो आपस में सुलह हो गई। सबने जो है, जो भी शिकवा शिकायतें थी। अच्छा, कहते हैं जब बहन जी का फ़ोन आता था डीएम के पास, कप्तान के पास, तो हाथ कांप जाते थे ऐसे ऐसे उठाने में कि बहन जी का फ़ोन है, क्या बात होगा, क्या सवाल होगा? हनक तो थी बहन जी के सामने। जो बड़े बड़े, जो सबसे बड़े उस समय के, आप समझिए उनके कैबिनेट सचिव थे, उनको भी मैंने कांपते हुए देखा जब वो बहन जी इंस्पेक्शन करती थी, चाहे वो लखनऊ का किसी भी क्षेत्र का जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे थे। जब वहाँ देखती थी तो बस गर्दन उनकी ऊपर नहीं उठती थी, जबकि दूसरे अधिकारियों पर उनका भी रौब कम नहीं था, जो आप नाम SSS के नाम से विख्यात थे, शशांक शेखर सिंह। तो उनकी हनक, उनके सामने IAS कांपते थे। भरी मीटिंग में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी थे या कोई भी, उनका अलग रुतबा था, लेकिन वो भी कांपते थे बहन जी के सामने। तो बहन जी के सामने जो बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए उनका जो शक्ति बहुत रहती थी उस समय। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वो नपा, ये था। अच्छा, कहते हैं कि जो कानून व्यवस्था मायावती जी ने काबिल की यहाँ पे, वो अनूठी है। अब ये तो है कि उस समय तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, उसमें पहले माननीय कल्याण सिंह जी का जो शासन का दौर था, वो बड़ा सख्त माना जाता था। उसमें भी मैंने कार्य किया और काफ़ी, वास्तव में उस समय बहुत सख्ती हुआ करती थी, बदमाश भाग गए थे। ऐसी माननीय राजनाथ सिंह जी के समय में बहुत सख्ती हुई बदमाशों पे, खूब एनकाउंटर भी हुए, बदमाशों को दौड़ाया गया। तो ये दौर तो थी, लेकिन बहन जी ने उससे भी एक कदम बढ़कर फिर जो काम किया बदमाशों के खिलाफ, बड़े बड़े माफिया, जो पॉलिटिकल हो या क्रिमिनल माफिया हो, हर तरह के माफियाओं के पैर उखाड़ दिए थे। अच्छा, हाँ, छोड़ के भाग गए थे क्षेत्रों को बहन जी ने। बहन जी के टाइम में ये तो था, बदमाश नहीं वहाँ पर जो फिर टिकता था, भाग जाते थे फिर छोड़ के। अच्छा, उनकी अपनी हनक बहुत थी। अच्छा, और जो पार्टी के कद्दावर मंत्री थे, उनका क्या हाल था? पार्टी के कद्दावर मंत्री बाकी लोगों पर तो अपनी हनक बना लेते थे। हाँ। वो बाकी अधिकारियों को कहीं ना कहीं कई बार दबा लेते थे,
लेकिन हम लोग कुछ ऐसे थे गिने चुने जिनमें से वो हम लोग उनसे टकराते नहीं थे ज़्यादा। उनका ये रहता था कि ये बहन जी से सीधी जो शिकायत करेंगे, तो वो कई बार अवॉइड करते थे, लेकिन कभी जब टकराव हुआ तो उन लोगों को कहीं ना कहीं फिर हमने सबक भी सिखाया। अच्छा सर, जब ये बड़े जो नेता थे, बड़े कद्दावर मंत्री थे, वो लोग जब बहन जी के सामने जाते थे तो क्या स्थिति थी? वो तो उनके सामने, बहन जी के सामने सब बराबर थे। उनके सामने सब नतमस्तक रहते थे। हाँ। और बड़े बड़े अधिकारी हों या बड़े नेता हों, शायद ही कोई ऐसे गर्दन उठाकर उनके सामने आमने सामने आंखों में आंख डाल के बात कर पाए। ये हैसियत शायद किसी की नहीं थी। बहन जी से आंखों में आंखें डालकर बात करने की ये हैसियत नहीं थी किसी की। अच्छा, चाहे प्रमुख सचिव हो, कोई भी हो, मुख्य लोग सचिव, बातें करते हैं, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा, इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती थी। जवाब देने में भी जो है घबरा जाते थे, और कहीं गलत बात कोई बोल दी या वो पकड़ी गई तो उनको पता था कि क्या हश्र होना फिर। तो ये जो दौर था उसको लाइक करते थे। उनकी इसी अनक को पब्लिक जो दीवानी थी इस चीज़ की। अच्छा, पब्लिक दीवानी थी। पब्लिक दीवानी थी। पब्लिक तो मैंने वो भी देखा, उससे पहले का भी दौर देखा, मथुरा में था एसएसपी, तो वहाँ डीएम को खुले मन से उन्होंने सस्पेंड कर दिया। क्यों? जनता की डिमांड पर। उन्होंने पूछा कि क्या डीएम यहाँ पर दौरा करते हैं, क्या ये वहाँ पर ये नाली चेक की गई थी उनके, क्या ये आए थे डीएम? सबने इशारा कर दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं। वहीं मन से उन्होंने उनको ऑन द स्पॉट निलंबित कर दिया। अब सब वहाँ सस्पेंड, खलबली मच गई वहाँ पर। वहाँ हमारे कमिश्नर साहब थे श्री बी एम मीणा जी, उन्होंने कहा भी प्रेम प्रकाश जी आप कुछ कीजिए, कोई तो बात करो, कोई डीएम बड़े शरीफ आदमी है, कहाँ उनको जो है ये इस तरह से फंसा दे रहे हैं, और ये पब्लिक केस में तो गलत हो जाएगा। खैर मैंने वहाँ तो कोई मौका नहीं था, मैंने डीएम साहब से कहा कि चलिए उधर हेलीपैड पर। वो हेलीपैड पर गए तो वहाँ उन्होंने कहा क्या करना, मैंने कहा यही है कि उनके सामने तो बस जो गलती हुई हो तो माफ़ी मांगिएगा और या बता दीजिए, एश्योरेंस दीजिएगा। यही हुआ। वो जैसे गए वो हेलीकॉप्टर में उन्होंने बहन जी के पैर पकड़ लिए। वो सब ने जो सिफारिश की कि बहन जी वैसे तो अच्छे अधिकारी हैं और ये है, क्योंकि वो बहुत ही उनका वो परेशान हो गए थे ये सुन के अपना निलंबन की बात। और ये फ़ोटो भी छप गया, बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि अधिकारी ने पैर पकड़े और ये हुआ। लेकिन बाद में जब हमने सही वास्तविक स्थिति बताई, बहन जी से बात की, तो वहाँ तक उन्होंने कहा ठीक है। जब उस समय कोई एश्योरेंस नहीं है, देखिए जैसे ही लखनऊ गए जब आदेश आया तो उनका निलंबन का नहीं आया, उनको एक चार्जशीट उनको दी गई और उसमें कहा कि एक्सप्लेनेशन दीजिए इतने दिन के अंदर। तो फिर बाद में खैर वो मामला जब उन्होंने पूरी बातचीत होगी, बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, दौरे किए गए, क्योंकि वो सरप्राइज दौरे करती थी उस समय। गाँव में आप देखेंगे अचानक हेलीकॉप्टर उतरता था और वो तभी पता चलता था 1 घंटा पहले कि कहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा। अच्छा। हाँ, तो पहले कई गांव और ये सब तैयार किए जाते तो किसी भी गांव में हेलीकॉप्टर उतर सकता था। तो ये हुआ मथुरा के गांव में कि ये फरे थाने की घटना है, तो वहाँ हुआ था इस तरह का। तो है बड़े सारे किस्से इस तरह। लोग कहते हैं कि अभी हमारे इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं भी उनकी पार्टी में था और मैं इस वक्त भी सरकार में हूँ, लेकिन मायावती जी का नाम सुनकर अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये हुआ होगा बिल्कुल। हाँ। कहते थे लोग कांपते थे, अधिकारी गस खा जाते थे, बेहोश हो जाते थे, ऐसा था उनके सामने। बेहोश नहीं, लेकिन हाँ ये ऐसी हालत खराब, इस ऐसी हालत में देखे कि लोग अपना लगता था कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। अच्छा, उनके सामने मंत्रियों को भी बैठने की हैसियत नहीं थी? उनके सामने साइड पीछे तो बैठ सकते थे, कुर्सी एक ही लगती थी बस। अच्छा। कोई उनके सामने कुर्सी पे बैठने की हैसियत शायद नहीं थी किसी की भी, अधिकारी हो या मंत्री। अधिकारी हो या मंत्री हो। हाँ, लेकिन मीटिंग में जो ओपन मीटिंग्स होती थी उनमें तो खैर सभी कुर्सियों पर, उनके बगल में भी बैठते थे उस समय। हाँ, जो जितनी भी लखनऊ में मीटिंग होती थी सामने भी चेयर्स पे बैठते थे। वो सब डेकोरम मेंटेन किया जाता था, लेकिन अकेले जैसे उनके रेजिडेंस वाले ऑफिस में या वहाँ कोई ऐसा नहीं कि कुर्सी पे जल्दी से बैठ जाए। गेस्ट हाउस कांड के समय आप थे? गेस्ट हाउस कांड तो ये पहले की घटनाएं रही हैं। अच्छा। केवल सुनते थे उसके बारे में हम। उसके बाद की ये उसके बाद ही ज्वाइन किया हमने। दलित समाज के लिए मायावती का क्या योगदान है? ये जो आत्मसम्मान की लड़ाई है
उसको मान्यवर काशीराम जी ने जो धार दी और जो एक सत्ता का जो जो कराया, एक्सपीरियंस कराया, उसमें बहन जी ने भी अपना जो योगदान दिया है, उससे एक एससी समाज, एससी एसटी, दबा कुचला और जो ओबीसी, अल्पसंख्यक, सबको साथ लेके जो चलने की उनकी प्रवृत्ति थी, वो कहीं भी गरीब के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, तो उससे काफ़ी लोगों में एक आत्मसम्मान की भावना बढ़ी है। और जो उन्होंने जिस तरह का जो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जो मौके दिए हैं, जो पहले शायद इतने मौके नहीं मिलते थे। जैसे हम ही कई बहुत सारे, मैं तो 15 जिलों में कप्तान रहा और उनमें से ज़्यादातर समय जो है बहन जी के साथ बिताया। इसी तरह से हालांकि बीजेपी में भी हमने काफ़ी जो है कई सारे ज़िले किए, 3 जोन लगातार बैक टू बैक किए, लेकिन ये सब उन्हीं की बदौलत। पहले हमें मौका मिला, अगर हम अब नहीं प्रूव कर पाते अपने आप को ज़िलों में, तो शायद हो सकता बाद के मौके भी ना मिलते।